बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इनटू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जनरल टॉपिक को स्टडी करेंगे। जैसे कि इससे पहले एक डिज़ीज़, एक वायरल डिज़ीज़ आई थी कोविड, ठीक है, कोरोना, जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। आज हम एक ऐसे वायरल डिज़ीज़ की बात करते हैं जो 1958 में तकरीबन स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसका जो ट्रांसमिशन था वो बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली था। कुछ टाइम था, फिर नहीं था, फिर गायब हो गया, फिर आ गया, और डिफरेंट एरियाज़ में भी बहुत ही स्लोली ट्रांसमिट हो रहा था। जैसे कि कोविड था, वो तो बहुत ही फास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने वर्ल्ड को घेर लिया। लेकिन जो मंकी पॉक्स है आजकल बहुत ही नाम चल रहा है इसका। पाकिस्तान में भी कुछ केसेस आ चुकी हैं, अल्लाह खैर करे, आगे क्या होता है। चलें उसके बारे में बात करते हैं कि मंकी पॉक्स होता क्या है। सो काइंडली आप वीडियो को पूरा देखें, और इंशाल्लाह मैं कुछ ऐसे आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि अगर कोई बायोलॉजिस्ट नहीं है, यानी बायो के स्टूडेंट ना भी हैं, आम स्टूडेंट्स हैं या आम लोग हैं, तो वो भी इसको समझेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मंकी पॉक्स है क्या? मंकी पॉक्स हमारे साथ ज़ूनोटिक वायरल डिज़ीज़ है। ज़ूनोटिक वायरल डिज़ीज़ होता क्या है? वो वायरल डिज़ीज़ जो ह्यूमन से एनिमल में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी ह्यूमन से एनिमल को भी लग सकता है, और या एनिमल से ह्यूमन को भी लग सकता है। सो दिस इज़ द वायरल डिज़ीज़ विच ट्रांसमिट फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल या एनिमल टू ह्यूमन। सो इसे हम ज़ूनोटिक वायरल डिज़ीज़ कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था? तो ये वेस्टर्न अफ्रीका और जो सेंट्रल अफ्रीका है वहाँ पर स्टार्ट हुआ था, और जो इसकी फ़र्स्ट केसेस रिपोर्ट हुई थी वो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स थी, ठीक है। जब ह्यूमन केसेस आएगी तो वो अफ्रीका में आई थी, और वहाँ से जो ट्रेवलर थे यूरोप और एशिया में फैलते गए, और इसी तरह से वो केसेस भी फिर ज़्यादा होते गए, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो लार्ज आउटब्रेक इसका हुआ था तो वो नाइजीरिया में हुआ था 2017 टू 2018 में। इन 2 ईयर्स में 17 और 18 में नाइजीरिया में इसका भरपूर आउटब्रेक हुआ था, ठीक है, इस वायरल डिज़ीज़ का। और जब फर्स्ट टाइम इसका जब पता चला इस केसेस के रिपोर्ट होने का, तो वो एक हॉस्पिटल वर्कर को लगा था, पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट हो रहा था। यहाँ तक जो ट्रांसमिशन थी ये किससे थी? एनिमल्स टू ह्यूमंस थी, यानी ज़ूनोटिक थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फिर हॉस्पिटल वर्कर के पास जब ये ट्रेवलर आए हुए थे तो उन्हें पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई। आफ्टर दैट 2003 में, इससे पहले यूनाइटेड स्टेट में क्या कहा था कि जो पेट्स हैं इन्हीं से ह्यूमंस को लग सकती है, ठीक है। वहाँ पर जो पेट्स में ये बीमारी आ गई थी मंकी पॉक्स वायरस, तो वहाँ यूनाइटेड स्टेट में यूएस ने क्या कहा 2003 में थी कि ये बीमारी पेट्स से ह्यूमंस को लगती है। और जब ये इस्टेब्लिश हुई आउटसाइड अफ्रीका में, तो ये 2 एनिमल्स में थी, ठीक है, एक्जोटिक पेट्स में और प्रियर डॉग्स में, ठीक है। इसी 2 एनिमल्स में ये इस्टेब्लिश्ड हो गई, ठीक है, आउटसाइड द अफ्रीका। आते ही इसकी एटियोलॉजी पर। एटियोलॉजी क्या होती है? ओरिजिन होती है, ओरिजिन ऑफ डिज़ीज़, कि कहाँ से ये स्टार्ट होती है या किस चीज़ से लगती है, काज क्या है। तो ये हमारे साथ जो मंकी पॉक्स है ये डिज़ीज़ का नाम है, और इसका जो वायरस है इसको हम मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। रिजल्ट फ्रॉम मंकी पॉक्स वायरस, इसके 2 क्लेड्स हैं, ठीक है, 2 वायरल क्लेड। द क्लेड 1 इज़ कांगो बेसिन एंड द सेकेंड क्लेड 2 इज़ कॉल्ड वेस्ट अफ्रीकन। अब ये कांगो बेसिन जो है ये मोर वायरुलेंट है, इसका जो यानी जो वायरल डिजीज़ है इसका बहुत ज़्यादा है, मोर वायरुलेंट टू द वेस्टर्न अफ्रीकन, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड टू स्मॉल पॉक्स, इसकी जो सिंबल हैं या इसकी जो साइन है या सिम्टम्स हैं ये ज़्यादातर स्मॉल पॉक्स के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स है नहीं। या इसके साथ जो दूसरा नाम आता है चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स के साथ ये बिल्कुल रिलेट नहीं करता, लेकिन इसके जो कुछ सिंबल्स और साइंस हैं ये स्मॉल पॉक्स के साथ रिलेट करता है। इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में फ़र्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ, और उसके बाद यूएस 2003 में इन लोगों ने क्या कहा कि पेट से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन इसके साथ कोई भी एविडेंस नहीं थी कि हाँ ये मंकी पॉक्स वायरस है, ठीक है। पेट से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन इसके साथ कोई एविडेंसेस नहीं थी। आफ्टर दैट आइसोलेटेड ह्यूमन का जो ह्यूमन से आइसोलेट किया, तो यहाँ पर यूके में, इसराइल में और सिंगापुर में, यहाँ से भी अगर आप देख लें यहाँ पर, तो ये हॉस्पिटल वर्कर को भी जब पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हुआ था, लेकिन इसके साथ कोई एविडेंस नहीं था कि हाँ ये हमारे साथ मंकी पॉक्स वायरस है।
और उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो गई थी। लेकिन जो हमारे साथ ह्यूमन केसेस आइसोलेट हुई, कहाँ पर हुई? फर्स्ट टाइम यूके में हुई, इसराइल में हुई और सिंगापुर में हुई। चलिए आए अब देखते हैं बायोलॉजिकली कि ये किस तरह है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। इसके अंदर इनसाइड में हमारे साथ डीएनए जीनोम मौजूद है। क्या मौजूद है? डीएनए जीनोम मौजूद है, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफ़र करता है अगर किसी एनिमल को लग जाए या किसी ह्यूमन को लग जाए, और उसी की वजह से फिर ये अपने रिप्लिकेशन स्टार्ट कर लेता है और आफ्टर रिप्लिकेशन ये वहाँ पर अपना जो वायरल डिजीज़ है वो काज कर लेता है। उसके साथ ही हम जो ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इनसाइड, ठीक है, एक लेयर देख रहे हैं, इसे हम पेलिसेड लेयर कहते हैं। और इसी पेलिसेड लेयर के अंदर हमारे साथ क्या है? एक प्लाज्मा मौजूद है। ठीक है, उस प्लाज्मा को हम कोर कहते हैं। और आफ्टर दैट कोर द बोथ साइड अ प्रोटेक्टिव बॉडी इज प्रेजेंट देयर एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड लेटरल बॉडी। और लेटरल बॉडी के आउटर एक मेम्ब्रेन मौजूद है, उसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और आफ्टर इनर मेम्ब्रेन एक अनदर लेयर इज प्रेजेंट और उसे हम फिर आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे साथ प्रोटीन्स मौजूद हैं और उस प्रोटीन्स को हम प्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं। ठीक है, ये दिस वन, इसे हम प्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं। और इसी के साथ साथ ही इनसाइड जीनोम, डीएनए जीनोम के अपोजिट पर यहाँ पर एक फिब्रिल्स मौजूद हैं, दैट्स वन, इसे हम कोर फिब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे साथ सिंपल स्ट्रक्चर हो गया मंकी पॉक्स वायरस का। इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि ये डिस्कवर कब हुआ। तो ये डेनमार्क में 1958 में फ़र्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ, जब कुछ कॉलोनीज़ मंकीज़ की कुछ कॉलोनीज़ को इकट्ठा किया हुआ था एक रिसर्च के लिए, और उसी रिसर्च में ये वायरस वहाँ पर जन्म लेता है। ठीक है, डिस्कवरी इसकी क्या है? डेनमार्क 1958 में इन मंकी केप्ट फॉर रिसर्च, एक मंकीज़ की कॉलोनी को रिसर्च के लिए रखा गया था और उसी टाइम पर इसकी डिस्कवरी हो जाती है। ठीक है, और फर्स्ट केस जो ह्यूमन केस वहाँ पर आ जाता है वो 9 मंथ एक बच्चा होता है डेनमार्क में। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, वहाँ पर ये 1970 में फर्स्ट टाइम एक छोटे बच्चे में ये केस आ जाता है, लेकिन उस टाइम इनके पास कोई एविडेंसेस मौजूद नहीं थी। स्टेजेस इसकी क्या है? फॉर एग्जांपल अगर ये वायरल अटैक हो जाता है किसी ह्यूमन पर तो इसकी स्टेजेस क्या हैं? ये ह्यूमंस में, ठीक है, एनिमल्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इन एनिमल्स को यहाँ पर नहीं लगाया। हम यहाँ पर सिर्फ ह्यूमंस की बात करेंगे कि ह्यूमंस में इसकी स्टेजेस क्या हैं। फर्स्ट स्टेज इसकी क्या है? अब इसकी जो दूसरी बात है इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इंक्यूबेशन पीरियड इसमें क्या है कि अगर ये हमारे साथ 7 to 24 डेज़ हैं। अब 7 to 24 डेज़ में 2 क्लेड्स हमने बात की, ठीक है, क्लेड 1 और क्लेड 2। अगर क्लेड 1 है तो वो 12 डेज़ में 14.5 डेज़ में इसका पता चल जाता है। अगर क्लेड 2 है तो वो 12 डेज़ ऑफ इन अफ्रीकन, यानी क्लेड 2 जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अफ्रीकन, वेस्ट अफ्रीकन, उसके लिए 12 डेज़ हैं। अगर कांगो बेसिन है तो उसके लिए 14 to 5 डेज़ हैं। अब इन इंक्यूबेशन पीरियड में इसमें चेंजेस क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। स्टेज 1 में जो हमारे साथ रेशेस आ जाती हैं स्किन पर, ठीक है, सबसे पहले ये रेशेस स्टार्ट हो जाती हैं, टेम्परेचर ये होता रहता है इसके साथ। लेकिन जो हमारे साथ स्टेजेस हैं इसकी जो वायरल डिजीज़ हो जाती है उसमें फर्स्ट स्टेज है मैक्यूल, ठीक है। मैक्यूल में क्या होता है, एक इससे रेशेस बन जाते हैं, सिर्फ फ्लैट रेड स्पॉट्स बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है, 1 to 2 डेज़ तक। आफ्टर 1 to 2 डेज़ द अनदर स्टेप 2 इज स्टार्टेड एंड दैट इज़ कॉल्ड पेप्यूल, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये स्पॉट जो होती हैं ये हार्ड हो जाती हैं, ठीक है, एंड रेज्ड बम्प्स, और सिर आसान निकल जाता है इसका, ठीक है। पहले कैसे थी, पहले बिल्कुल फ्लैट थी, आफ्टर फ्लैट ये बम्प्स निकाल लेती हैं, यानी थोड़ा सा हेड निकाल लेते हैं और हार्ड हो जाते हैं, वो भी 1 to 2 डेज़ ले लेते हैं। आफ्टर दैट स्टेप 3 में या स्टेज 3 में ये वेसिकल बन जाते हैं, और वेसिकल क्या होते हैं, यही जो बम्प्स होते हैं ये लार्जर हो जाते हैं, ठीक है, और हेड को और भी उठा लेते हैं, ठीक है, लाइक दैट हेड को उठा लेते हैं, फिल्ड विथ क्लियर फ्लूइड, और फिर इसमें हमारे साथ फ्लूइड भी आ जाता है, ठीक है, येलो फ्लूइड स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी
1 से 2 डेज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 1 डे देख लें तो 3 डेज़ होगी, या अगर 2 डेज़ देखते हैं तो 6 डेज़ होगी। स्टेप 4 में या स्टेज 4 में क्या है, उस स्टेज को हम पिस्ट्यूल कहते हैं। उसमें क्या होता है, ब्लिस्टर फिल्ड विद पस, यहाँ पर तो फ्लूइड आ गया, अब ये फ्लूइड भी जब टाइम ले लेता है ये पस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये पस में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ तक 5 to 7 डेज़ ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से देख लें तो 3 डेज़ हो गए, या अगर आप 2 डेज़ ले लेते हैं तो 6 डेज़, यहाँ पर फिर 4 to 7 डेज़ या 5 to 7 डेज़ में यहाँ पर आपके साथ पिस्ट्यूल तैयार हो जाता है। आफ्टर दैट स्टेज 5 में क्या होता है, ये स्केब में कन्वर्ट हो जाता है। एंड स्केब, व्हाट आर स्केब, स्पार्ट्स क्रस्ट ओवर एंड बिकम स्केब दैट इवेंचुअली फॉल ऑफ, ठीक है। यहाँ इतने हो जाते हैं, यानी पस भी उसमें इतना जमा हो जाता है कि ये बिल्कुल रिमूव होने के करीब हो जाता है, और जब रिमूव होता है तो ये इस तरह से एक कड़ा सा बना लेता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं कि अगर आम दाना जो होता है, ठीक है, वो भी अगर लग जाता है और उसमें फस वगैरह कम्प्लीटली अपना टाइम मुकम्मल कर लेता है, जब वो हटता है तो वो एक कड़ा सा बना लेता है, ठीक है, एक होल सा बना लेता है। इसी तरह स्टेज 5 में भी ये हो जाता है। आफ्टर दैट हम इसकी जो साइन और सिम्टम्स देखते हैं, तो फर्स्ट साइन और सिम्टम्स तो यही हो गए, ठीक है। उसके साथ साथ ही क्या है, फीवर है, चल्स है, ठीक है, हेडेक होता है, उसके साथ स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, बैक पेन भी होता है, और लेक ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपका एनर्जी सारे यहाँ पर ज़ाया हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जा रहा है, तो इसी वजह से बैक पेन भी होता है, हेडेक भी होता है, यानी सर दर्द भी होता है, उसके साथ बुखार भी होता है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए, ये तो हमारे साथ फर्स्ट डेज में आ गई, ठीक है, और फर्स्ट स्टेजेस में भी ये भी स्टार्ट हो जाते हैं उसके साथ। लेकिन अगर 3 से 4 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो उसके साथ साथ ही ये जो आपके साथ रेशेस आपके बॉडी पे आ चुकी हैं, स्किन पे आ चुकी हैं, तो वो भी ज़्यादा होने शुरू हो जाती हैं, और यही स्टेजेस इसमें स्टार्ट हो जाती हैं। डायग्नोसिस किस तरह होती है, इसकी जो मालूमात होती है वो PCR टेस्टिंग के ज़रिए से होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए से, और ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसका कोई भी ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन US ने क्या कहा था कि हमारे साथ एक केमिकल एजेंट ST246 मौजूद है, ठीक है, जिसे हम टेकोवायरामेट कहते हैं, टेकोवायरामेट। ये इसके लिए पॉसिबल है, इसे लाइसेंस भी दिया गया था, जारी किया गया है कि आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स में काम करता है, और इसकी जो ज़्यादातर सिंबल्स हैं या साइन है वो स्मॉल पॉक्स के साथ रिलेटेड हैं, तो ये काम कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। प्रिवेंशंस क्या है, सबसे पहले तो प्रिवेंशंस क्या होती हैं, क्या फॉर एग्जांपल कोविड जिस तरह गुजर गया, और कोविड ने भी बहुत से लोगों को कोविड लग गया था, लेकिन जो नहीं जिन्हें नहीं लगा था या बच गए थे, तो उसमें एक डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आ गया था कि हाँ आप वैक्सीनेट हो जाएं, ठीक है, या वैक्सीनेशन लगा लें। तो अब उस वैक्सीनेशन में फ़ायदा क्या होता है, या फोर्स्ड वैक्सीनेशन उसे कहते हैं। फोर्स्ड वैक्सीनेशन का मतलब क्या है कि आपके ऊपर जो वायरल डिजीज़ काज हो रहा है, या फंगल डिजीज़ है, या एनी बैक्टीरियल डिजीज़ है, वो अटैक कर रहा है, तो उसके लिए आपकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो पहले से तैयार रहती हैं कि हाँ हम पहले से तैयार हैं, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से अटैक होता है तो वो उसे ख़त्म कर लेता है। तो प्रिवेंशन में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए कोई वैक्सीनेशन आ जाती है तो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन ज़रूरी है, और उसके साथ साथ ही आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट ख़त्म करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह से अनहेल्दी पर्सन को देख लेते हैं और उसमें ये सिम्टम्स आ जाते हैं, तो आप उससे दूर रहें, ठीक है। और दूसरी बात जो इसमें चिल्स है और फीवर है, तो देखिए चिल्स के साथ लाजमी बात है नज़ला ज़ुकाम भी होता है, और उसी नज़ला ज़ुकाम के ज़रिए से वो कफिंग करते हैं, और कफिंग के ज़रिए से वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आउटसाइड आते हैं, तो उससे भी आप लोगों ने बचना है। जो अनहेल्दी पर्सन हैं तो उन्हें चाहिए कि वो मास्क वगैरह पहन ले, ठीक है। अगर उसके उस पर ये सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं तो वो उसे चाहिए कि वो ग्लव्स पहन ले, क्योंकि दूसरे बंदे के साथ अटैच ना हो और दूसरे को ट्रांसमिट ना हो, ठीक है। तो हमारे साथ प्रिवेंशंस क्या है, फर्स्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन है, अवॉइड कंटेक्ट, बॉडी कंटेक्ट, ठीक है, या स्किन कंटेक्ट जितना भी है, और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के से भी बचना है। हाँ, अब अच्छी बात यह है देखें कि अगर किसी बंदे को ये बीमारी लग भी जाती है तो बीमारी अल्लाह की तरफ से है,
तो उसे चाहिए कि वो औरों को ट्रांसमिट करने से बचाए इसे, तो वो अपना कवरिंग कर ले। ठीक है, सबसे पहले तो वो अपनी बॉडी को कवर कर लें और उसके बाद किसी भी डॉक्टर से रुजू कर लें ताकि उससे उसके साइन और सिम्टम्स को भी देखा जाए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो साइन और सिम्टम्स बता दिए ये आम टाइम में नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि यहाँ जो साइन और सिम्टम्स जो मैंने समझाए वो मैंने स्टेजेस के तौर से भी समझाए ताकि आपको पता चल जाए। अगर हम ख़ारिश देख लेते हैं या दाने वगैरह देख लेते हैं, वो टू ऑल बॉडी को कवर नहीं करता, लेकिन ये जो हमारे साथ मंकी फॉक्स है वो ऑल बॉडी को कवर कर लेता है, यहाँ तक कि आपके हथेलियों को भी कवर कर लेता है। ठीक है, सो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा, और अगर समझ आ चुका है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।